दोस्तों, इस दुनिया का हर इंसान रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त तो रहता ही है, लेकिन कब किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी मात्र एक छोटी सी गलती के कारण इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन जब उसकी हकीकत लोगों को पता चलती है तो हर कोई यही कहता है कि काश उस महिला ने थोड़ी सी भी समझदारी से काम लिया होता तो शायद आज वो महिला इस दुनिया में ज़िंदा होती। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले की। जबलपुर ज़िले में ही एक थाना लगता है गढ़ा, और गढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, इंदिरा गांधी कॉलोनी। इसी इंदिरा गांधी कॉलोनी का रहने वाला है मनीष वाजपेयी, जिसकी उम्र है लगभग 36 वर्ष के आसपास। मनीष की पत्नी का नाम है अनीता, जिसकी उम्र है लगभग 34 वर्ष के आसपास। मनीष के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा इंदौर में रहकर पढ़ाई करता है, जबकि छोटा नरसिंहपुर तहसील के मुगलीपुर गांव में अपने मामा के साथ रहता है। मनीष, जो कि नरसिंहपुर में ही एक सरकारी ऑफिस में नौकरी करता है और ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। मनीष सुबह जबलपुर से अपनी ड्यूटी पर ट्रेन से जाता है और ड्यूटी ख़त्म करके ट्रेन से ही वापस जबलपुर अपने घर आता है। इस दौरान उसकी पत्नी अनीता घर पर अकेली ही रहती है। बात है 17 दिसंबर 2018 की शाम 5 बजे। हर रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी ख़त्म करके मनीष जबलपुर रेलवे स्टेशन पर वापस पहुंचता है तो अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है, ये जानने के लिए कि अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो साथ में लेता आएगा। अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और बात करके फ़ोन काट देता है। लगभग आधे घंटे बाद वो अपने घर जाता है और घर पहुँचकर दरवाजे का डोरबेल बजाता है, लेकिन अनीता दरवाज़ा नहीं खोलती। कई बार लगातार डोरबेल बजाने के बाद भी जब अनीता फ़ोन नहीं उठाती है तो मनीष अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है। घंटी जाती है लेकिन अनीता फ़ोन नहीं उठाती। लगभग 10 मिनट लगातार खड़े रहकर वो अपनी पत्नी को आवाज़ दे ही रहा था कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाला प्रमोद उसके पास आता है। प्रमोद उससे उसका हाल चाल पूछता है तो मनीष कहता है कि मैं अनीता को काफ़ी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन अनीता घर का दरवाज़ा नहीं खोल रही है। इस पर प्रमोद कहता है कि आप परेशान क्यों होते हो सकता है कि भाभी बाथरूम में होगी इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तब तक आप मेरे घर चलिए, हम दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। मनीष अपने पड़ोसी के घर जाता है। लगभग 10 मिनट बैठकर वहां चाय पीता है। इस दौरान वो लगातार अपनी पत्नी अनीता के नंबर पर फ़ोन करता रहता है। हर बार घंटी तो जाती है लेकिन अनीता एक बार भी फ़ोन नहीं उठाती। इसलिए मनीष को अब थोड़ी टेंशन भी होने लगती है। मनीष अपने पड़ोसी प्रमोद के साथ अपने घर पर आता है और एक बार फिर से अनीता को आवाज़ लगाता है, लेकिन अनीता फिर से कोई जवाब नहीं देती। इसलिए मनीष अपने घर की बाहरी दीवार को फांदकर अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। अपनी पत्नी अनीता को आवाज़ देता है लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखाई देती। अपनी पत्नी को आवाज़ देता हुआ वो सेकंड फ्लोर पर जाता है तो सामने का नज़ारा देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल सेकंड फ्लोर के फर्श पर अनीता की रक्त रंजित लाश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर पर किसी बड़ी भारी चीज़ से लगातार वार किया है और अनीता के गले में एक रस्सी भी फंसी थी। मनीष के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। वो लोग दरवाज़ा पीटने लगते हैं। तब मनीष अपने घर का दरवाज़ा अंदर से खोलता है और साथ ही पुलिस को सूचना देता है। सूचना पाते ही पुलिस अपनी टीम के साथ मनीष के घर पहुंचती है और सबसे पहले अनीता की लाश का मुआयना करती है। तो पता चलता है कि अनीता के सर पर किसी बड़े भारी डंडे से लगातार कई बार वार किया गया था और गले में जो रस्सी फंसी थी उससे अनीता का गला भी घोटा गया था। पुलिस जब इस बारे में मनीष से पूछताछ करती है तो मनीष कहता है कि साहब, मैं 5 बजे जबलपुर रेलवे स्टेशन से अपनी पत्नी को फ़ोन किया था, उससे मेरी बातचीत भी हुई थी। जिसने भी मेरी पत्नी की हत्या किया है वो इसी आधे घंटे के दौरान ही किया है, क्योंकि 5:30 बजे मैं अपने घर पर वापस आ भी गया था। पुलिस जब सबसे पहले अनीता की लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर मनीष से अनीता के फ़ोन के बारे में पूछती है तो मनीष कहता है कि उसका फ़ोन घर में नहीं है, शायद कातिल अपने साथ ही अनीता का फ़ोन ले गया है। ये सोच सुनकर पुलिस को थोड़ा शक होता है कि शायद उस फ़ोन में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से कातिल अपने साथ ही अनीता का फ़ोन लेकर गया है। इसलिए पुलिस इस केस की छानबीन करने सबसे पहले वो अनीता का फ़ोन नंबर का कॉल डिटेल ही निकालती है। कॉल डिटेल निकालने के बाद पुलिस को उसमें से एक ऐसा नंबर मिलता है जिसमें कई महीनों तक लगातार अनीता बात कर रही थी।
पुलिस उस नंबर की कॉल डिटेल जब चेक करती है तो वो नंबर किसी रिंकू पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड था। रिंकू पांडे, जिसकी उम्र होती है लगभग 28 वर्ष के आसपास। रिंकू के पिता का नाम है देवनारायण पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का रहने वाला है। पुलिस रिंकू के नंबर पर फ़ोन करती है तो रिंकू फ़ोन नहीं उठाता, इसलिए पुलिस रिंकू के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है तो रिंकू की लोकेशन जबलपुर के वृक्षपुर के ब्रिज के पास मिलती है। पुलिस को जैसे ही रिंकू का लोकेशन पता चलता है तो पुलिस अपनी एक टीम के साथ ब्रिज के पास जाती है और रिंकू को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेकर रिंकू से अनीता की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन रिंकू अनीता को पहचानने से ही इनकार कर देता है। जब रिंकू अनीता को पहचानने से ही इनकार कर देता है तब पुलिस अनीता के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फुटेज रिंकू को दिखाती है, जिसमें रिंकू अनीता के घर लगभग 1 बजे जाता हुआ दिखाई देता है और वापस 5 बजे के आसपास आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही पुलिस रिंकू को ये सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, रिंकू सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 2 साल पहले। अनीता, जो कि बेहद पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत समझदार और दिखने में भी बेहद खूबसूरत महिला थी। अनीता स्वभाव से भी काफ़ी धार्मिक महिला थी और इलाके में कहीं भी धार्मिक आयोजन होता था तो अनीता उस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए ज़रूर जाती थी। लगभग 2 साल पहले वो वृंदावन के एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए गई थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात रिंकू पांडे से होती है। रिंकू पांडे, जो कि पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र था और उस आयोजन में फ़ोटोग्राफी करने गया था। रिंकू उस आयोजन में आने वाले हर आदमियों का फ़ोटो खींच रहा था, लेकिन अनीता को फ़ोटो का कोई शौक़ नहीं था, इसलिए अनीता भीड़ से बाहर एकांत में खड़ी थी। एकांत में खड़ी होने की वजह से रिंकू की नज़र अनीता पर पड़ती है। वो अनीता की खूबसूरती को देखकर उसका पहली नज़र में ही दीवाना हो जाता है। इसलिए रिंकू अनीता से बात करने के लिए उसके नज़दीक जाता है और उससे फ़ोटो खिंचवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अनीता रिंकू को साफ मना कर देती है। बावजूद इसके रिंकू काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद अनीता की 2 फ़ोटो खींच लेता है। दरअसल रिंकू अनीता की फ़ोटो इसलिए खींचता है ताकि उसे किसी बहाने से भी अनीता का नंबर मिल जाए, और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। रिंकू अनीता का व्हाट्सएप नंबर लेता है और 2 दिन बाद अनीता की फ़ोटो उसके नंबर पर व्हाट्सएप कर देता है। अनीता फ़ोटो देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद रिंकू अनीता से बातचीत करने के लिए अक्सर फ़ोन करने लगता है। रिंकू जब अनीता से बातचीत करने लगता है तो अनीता को भी लगता है कि शायद रिंकू अच्छा लड़का है, लेकिन एक दिन रिंकू अनीता से बातचीत करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिसे सुनकर अनीता को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। अनीता उसे समझाते हुए कहती है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर रिंकू कहता है कि मैं शादी करने के लिए कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और बस तुम्हारे साथ कुछ समय गुजारना चाहता हूँ। अनीता उसे मना तो करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद रिंकू बार बार उसे फ़ोन करता ही रहता है। और एक दिन रिंकू एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जबलपुर जाता है। प्रोग्राम ख़त्म करके वो सीधा अनीता के घर जाता है। जब रिंकू पहली बार अनीता के घर जाता है तभी अनीता एक बहुत बड़ी गलती करती है। शायद जब रिंकू पहली बार उसके घर गया था तब अनीता अगर अपने पति को ये सारी बात बता देती तो शायद अनीता के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। रिंकू अनीता के घर जाता है और अपने प्यार को मनवाने के लिए जिद करता है। तब अनीता उसे ये कहकर अपने घर से निकाल देती है कि अगर दोबारा मुझे परेशान करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिंकू उस दिन तो वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन फिर 17 दिसंबर 2018 को अनीता के घर पर फिर से पहुंच जाता है और अनीता से जिद करने लगता है। तब अनीता रिंकू से कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर रिंकू कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ सिर्फ एक बार संबंध बनाना चाहता हूँ। संबंध बनाने की बात सुनकर अनीता एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि तत्काल मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मेरे पति के आने का समय हो गया है और मैं अपने पति से सारी बातें बता दूंगी। रिंकू को लगता है कि अगर मैं एक बार भी अनीता के साथ ज़बरदस्ती कर लूँगा तो वो चाहकर भी अपने पति को कुछ बता नहीं पाएगी। इसलिए रिंकू अनीता के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। जब रिंकू अनीता के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो अनीता खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है और भागते भागते वो 2nd फ्लोर पर पहुंच जाती है। रिंकू उसका पीछा करते करते 2nd फ्लोर पर जाता है और उसके गले में एक रस्सी डालकर ज़ोर से खींच देता है, जिससे अनीता अपने घर के फर्श पर गंभीर अवस्था में गिर जाती है और उसके सर पर काफ़ी चोट भी लग जाती है।
इतने में रिंकू को गुस्सा आता है और वो अनीता के घर से ही एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और अनीता के सर पर ताबड़तोड़ वार करके मौके पर ही अनीता की हत्या कर देता है। और रिंकू अनीता का फ़ोन लेकर वहाँ से भाग जाता है। शायद रिंकू को इस बात की गलतफहमी थी कि वो अनीता का फ़ोन लेकर चला जाएगा और अनीता का पति तो मुझे जानता नहीं, इस वजह से पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाएगी। और शायद रिंकू को एक बात की और गलतफहमी थी कि अनीता अपने घर पर अकेली रहती है। जब उसका पति ड्यूटी पर चला जाता है तो अनीता को कभी न कभी एक मर्द की महसूस होगी और अनीता उसकी बात ज़रूर मान लेगी। लेकिन अनीता अपने पति के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान थी। अनीता का अपने पति के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होना ही उसकी मौत का कारण बन गया। रिंकू जब वो अपना अपराध कबूल कर लेता है तो पुलिस मनीष की तहरीर पर रिंकू को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। पर जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी अनीता के पति को जब पता चलती है तो वो थाने के बाहर रोते हुए लगते हुए कहता है कि काश अनीता अगर एक बार भी उसको इस बात की जानकारी दे देती तो वो इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेता। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराधों के प्रति आपको जागरूक करके सतर्क करना है, ताकि हमारा समाज अपराध मुक्त होकर एक नवीन अपराध मुक्त समाज का निर्माण कर सके। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।